नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। और इस टॉपिक में हम भारत में परमाणु ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो के अंत में कुछ परीक्षा से संबंधित उपयोगी प्रश्न भी हैं, जिन उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद उनका आप आंसर देंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, परमाणु ऊर्जा क्या होता है उस तथ्य को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। तो मूलतः परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके हम एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं या परमाणु ऊर्जा भी हम कहते हैं। तो इसमें मूल बात यह है कि हम न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जो न्यूक्लियर के अंदर रिएक्शंस होते हैं उसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा करें। या हम और इसको स्पष्ट करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व लेवल पर दो मुख्य जो खनिज हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जाता है वो यूरेनियम और थोरियम है। अब ये जो यूरेनियम और थोरियम है, इनसे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है और मूलतः यूरेनियम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसके लिए, ये सबसे मुख्य खनिज है। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो परमाणु है उस परमाणु का स्प्लिटिंग करते हैं, विखंडन करते हैं। विखंडन करने से इसमें गर्मी पैदा होती है और वो गर्मी से रिएक्टर के अंदर जो गर्मी पैदा होती है उससे पानी भाप में बदलता है। वो भाप जाकर स्टीम या को चलाती है, जो जनरेटर्स होता है उसको, या टरबाइन हम जिसे कहते हैं, उसको चलाती है। उससे वो जो ऊर्जा पैदा होती है उससे हम बिजली बनाते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये है। और ऐसा हम दो तरह से कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। एक तो है न्यूक्लियर फिजन कहते हैं जिसको परमाणु विखंडन, और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम परमाणु संलयन कहते हैं। परमाणु विखंडन का मतलब है परमाणु को जोड़ तोड़ना, और संलयन का मतलब है जोड़ना, और दोनों ही प्रोसेस के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। अगर हम बहुत बेसिक इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा होती है उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब परमाणु का जो प्रत्येक कण होता है उस जो मतलब कहने का मतलब ये कि जो प्रत्येक परमाणु है उसके अंदर दो कण होते हैं और उन कण को हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। अभी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़कर रखने के लिए जो एनर्जी यूज में ली जाती है वही परमाणु ऊर्जा है। और जब उस ऊर्जा को हम बिजली बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं तो उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब अगर हम इस चित्र में इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए, ये कोई परमाणु रिएक्टर है जिसके अंदर ये यूरेनियम जो प्लेट्स हैं उससे भरी हुई रोड्स हैं। अब इस रोड के अंदर यहाँ यूरेनियम है और वो यूरेनियम का जब हम विखंडन करते हैं तो वो भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। और ये गर्मी क्या करती है कि यहाँ जाके जो पानी है उसको गर्म करती है, पानी फिर स्टीम बनाता है, और वो स्टीम इस पाइप से जाकर यहाँ पे, स्टीम या भाप भी कह सकते हैं, उस पाइप से यहाँ पहुंचकर वो इस टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन से फिर वो जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करता है। उसी बिजली को हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है इसका। और उसके बाद में ये उसका कूलिंग सिस्टम है पूरे सिस्टम का। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो यही है कि यूरेनियम है या थोरियम है उसका विखंडन किया जाए, उससे गर्मी पैदा की जाए, उससे पानी गर्म करके भाप बनाया जाए। वो भाप किसी आगे जाके पाइप के माध्यम से जब वो आगे पहुंचता है तो वो किसी टरबाइन को चलाता है, और उस टरबाइन के चलने से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे जनरेटर बिजली पैदा करता है और उसी बिजली का हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर रहता है। अब अगर हम भारत के अंदर इस परमाणु ऊर्जा के विकास पर चर्चा करें तो भारत के अंदर 1948 में, आजादी के ठीक बाद, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। उसके बाद 1954 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की भारत सरकार ने। अब अगला जो घटना है ये परमाणु ऊर्जा विभाग। अब इस परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक और नया कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो ये है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया जाता है, एईसी कहते हैं इसको। ये 1958 में होता है और ये इसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करता है। इसके बाद अगला जो विकास है वो 1987 में होता है और एनपीसीआईएल की स्थापना की जाती है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको कहते हैं, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एटॉमिक पावर प्लांट्स
को चलाना, संचालन करना उनका, और साथ ही परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाना, ताकि देश की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सके। तो इस तरह के उद्देश्य लेके एनपीसीआईएल की स्थापना की। तब से अब तक लगातार ये भारत के अंदर काम कर रहा है। ये एनपीसीआईएल आप देख सकते हैं इस चित्र में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारत के अंदर ये जो परमाणु ऊर्जा संबंधी जो कार्यक्रम शुरू किए गए, उसका श्रेय जाता है होमी जहांगीर भाभा को। ये मुंबई के रहने वाले थे। 1909 से 1966 तक इनका जीवन काल रहा। इनको हम भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी कहते हैं, या भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। और इन्हीं को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के फादर कहा जाता है, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता या जनक हम कहें तो वो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। 1954 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। अब अगर हम, जैसा मैंने पहले कहा कि यूरेनियम और थोरियम परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे बड़े खनिज है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खनिज जो है वो यूरेनियम है। तो वर्ल्ड वाइड हम इसके उत्पादन पर थोड़ा नजर डालें तो कजाकिस्तान जो देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अभी यूरेनियम पैदा करता है, लगभग 41%। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 13% के साथ में। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया भंडारण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देश की लगभग 28% जो यूरेनियम है उसके भंडार की बात हो रही है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। इसके साथ ही हम नामीबिया को देख सकते हैं, यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर, फिर कनाडा 8% के साथ में, उज्बेकिस्तान 7%, नाइजर, रशिया, चाइना, यूक्रेन, इंडिया, ये कुछ और देश उसके अंदर है, लेकिन कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश इस मामले में है। अब अगर हम यूरेनियम का भारत के अंदर डिपोजिशन देखें कि उसमें भंडार कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्री है उनके द्वारा विधानसभा में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने बताया कि भारत के अंदर ऊर्जा संसाधन कहाँ, ये यूरेनियम जो रिसोर्स है उसके भंडार कहाँ कहाँ है, तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो 3,50,438 टन यूरेनियम के भंडार यहाँ पर मौजूद है, जो कि इन सारे राज्यों में 44 साइट्स पर, डिपॉजिट साइट्स हैं 44, वहां सब ये फैला हुआ है। और अगर हम इन सारे स्थानों को देखें तो इनमें कहां पर इसके भंडार पाए जाते हैं, तो उस मैप से हम इसको समझते हैं। सबसे ज्यादा भंडार इसमें आंध्र प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, और यहाँ कडप्पा और गुंटूर जो जिले हैं वो इस मामले में बहुत बड़े भंडार रखते हैं, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद सेकंड जो भंडार है वो झारखंड के अंदर यहाँ मिलते हैं, और इसमें ईस्ट सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है जादूगुड़ा, वो बहुत ही पॉपुलर जगह है इस मामले में। इसके अलावा हम सरायकेला खरसावान की बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। अगला मेघालय के अंदर साउथ वेस्ट खासी हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तेलंगाना में नालगोंडा से, राजस्थान में सीकर और उदयपुर जिलों से, कर्नाटक के अंदर यादगीर और साउथ कनारा डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ के अंदर राजनांदगांव और सरगुजा से, इसी तरह से यूपी में सोनभद्र से, उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग से, हिमाचल प्रदेश में ऊना, शिमला और मंडी से, और महाराष्ट्र में गोंडिया जिले से। तो ये मेजर वो रीजन है जो अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटेड है भारत के अंदर, और यूरेनियम के भंडार इन सारी जगहों पर बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसा कि राज्यसभा हमारे ऊर्जा मंत्री है उन्होंने राज्यसभा में आंसर दिया। राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा के आसपास भी इसके भंडार काफी मिलते हैं। कुराड़िया करके वहां पर गांव है, वो भी काफी पॉपुलर इसके लिए है। अब अगर हम मोनोजाइट की बात करें तो 12.73 मिलियन टन मोनोजाइट के भंडार यहाँ पर भारत के अंदर मौजूद है। मोनोजाइट ही वो अयस्क है जिसके अंदर से थोरियम निकाला जाता है, यानी कि थोरियम जो है वो मोनोजाइट से ही मिलता है हमें। और ये जो मोनोजाइट है उसके जो भंडार भारत के अंदर पाए जाते हैं वो ज्यादातर कोस्टल तटीय जो क्षेत्र है भारत का, उस तटीय क्षेत्र में रेत के अंदर मिलते हैं, जो डिपोजिशन प्लेसर सैंड डिपोजिट्स कहलाते हैं वो। और वो सारे जो स्टेट हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं, ये सारे वो स्टेट हैं। अब यहाँ पर आप देखें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब ये देखिए जिनके अंदर ये डॉट मैंने लगा रखे, इन सब राज्यों के तटीय क्षेत्रों में ये सब चीजें मिलती है, ये मोनोजाइट मिलता है। और इसमें विशेष तौर पर अगर हम देखें तो एक क्षेत्र बहुत ही पॉपुलर है जिसकी मैं यहाँ डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। केरल में एक जगह क्विलोन, उस क्विलोन से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक यहाँ लगभग 161 किलोमीटर लंबा बेल्ट है, जिसके अंदर इसके मोनोजाइट के जो भंडार है वो उस रेत के अंदर डिपॉजिट मिलते हैं उनके, और ये विश्व का सबसे बेस्ट क्वालिटी का
मोनोजाइट जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और झारखंड, इसमें इन राज्यों में अंदरूनी हिस्सों में जो एल्यूवियम सॉइल है उसके साथ भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये 3 जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर अंदर भी, और बाकी वाले जो स्टेट है जो हमने पहले बात उसमें वो तटीय क्षेत्र के अंदर सैंड के साथ में वो मिलता है। ये इस तरह की जो रेत होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। अब अगर हम भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के बारे में बात करेंगे, तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, प्लांट है, वो इस पूरे मैप के अंदर दिखाए गए हैं। इस कलर से जहां डॉट लगा हुआ है वो अभी चल रहे हैं, ऐसे प्लांट हैं, और ये जो नई साइड से जहां पर विकसित किए जा रहे हैं या प्रस्तावित है वो इन सारे डॉट से लगाए हुए हैं। पहले हम जो ऑपरेटिंग है, जो संचालित हो रहे हैं अभी, उनकी बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले नाम आएगा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में 1969 में की गई थी, और ये यूएसए के सहयोग से स्थापित हुआ भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। अब इसके अंदर जो यूनिट्स काम कर रही है उसमें 1 और 2 यूनिट है जो 160 मेगावाट की है, वो BWR तकनीक पर काम करती है। BWR जो तकनीक है उसका मतलब होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। इसी तरह से 3 और 4 जो यूनिट है वो 540 मेगावाट की है, और वो PHWR तकनीक पर काम करती है। इसका मतलब है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, आगे जितने भी ये शब्द आ रहे हैं उनका यही मतलब है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर, ये तारापुर की लोकेशन यहाँ पर है मुंबई के ठीक नॉर्थ में। अब हम राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो रावत भाटा जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है जो 1973 में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई है। अब यहाँ पर 1 से 6 यूनिट काम करती है, जिसमें से एक यूनिट 100 मेगावाट की है, दूसरी 200 मेगावाट की है, तीसरी से लेकर छठी तक 220 मेगावाट की है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि 7वीं और 8वीं यूनिट यहाँ पर बनाई जा रही है, और वो दोनों यूनिट, हर यूनिट 700 मेगावाट की है। तो ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान के अंदर। फिर तीसरा हम देखें मद्रास, तमिलनाडु के अंदर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, यहाँ 1 और 2 यूनिट काम कर रही है, 120 मेगावाट की है दोनों। इसके बाद अगर हम यूपी के अंदर नरोरा की बात करें, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, यहाँ पर 2 यूनिट काम कर रही है 220 मेगावाट की। अगला देखें तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ये देखिए काकरापार जो है वो गुजरात के अंदर यहाँ पर है। अभी जो काकरापार है यहाँ पर 1 और 2 यूनिट तो काम कर रही है, साथ ही तीसरी और चौथी यूनिट जो 700 मेगावाट की होगी हर यूनिट, वो यहाँ पर बनाई जा रही है काकरापार के अंदर। अगला आप देखेंगे केगा के अंदर, केगा जनरेटिंग स्टेशन है। केगा जो है वो कर्नाटक के अंदर है, आप यहाँ देखिएगा ये इसकी लोकेशन है कर्नाटक में, और यहाँ 1 से 4 यूनिट तो काम करती है 220 मेगावाट की, और साथ ही 5वीं और छठी यूनिट यहाँ पर निर्माणाधीन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुडनकुलम, यहाँ पर देखिए कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है। इस कुडनकुलम में 1 और 2 यूनिट, हर यूनिट 1000 मेगावाट की है, जो कि यहाँ पर काम कर रही है। और इसी तरह से कुडनकुलम में यूनिट 3, 4, 5 और 6 यानी कि 4 यूनिट और बन रही है, और हर यूनिट यहाँ पर फिर 1000 मेगावाट की होगी। तो ये काफी बड़ा स्टेशन बन जाएगा अगर ये सारी यूनिट्स बन जाती हैं, 6 यूनिट, लेकिन वो 2 चल रही है, 3 से 6 जो यूनिट है वो भी निर्माणाधीन। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ नई साइट्स की बात करें जहां पर अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो अभी बन रहे हैं या प्रस्तावित है, जिसमें से हरियाणा के अंदर ये गोरखपुर आप यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ये भीमपुर और चुटका, दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर हैं ये दोनों जो है। इसी तरह से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो भी प्रस्तावित है। गुजरात में यहाँ मीठी वर्दी जगह है एक और। ये महाराष्ट्र के अंदर देखिए जेतापुर, ये जो महाराष्ट्र के अंदर जेतापुर है यहाँ पर 6 यूनिट प्रस्तावित है, और हर यूनिट 1650 मेगावाट की होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये बन जाता है तो ये 9900 मेगावाट का प्लांट होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। भारत का तो होगा ही, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। लेकिन आसपास के लोग बहुत ज्यादा विरोध इसका कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत जल्दी से इसका काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए ये कोवाड़ा करके आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी काफी बड़ा प्लांट बन रहा है, लगभग 1100 मेगावाट की 6 यूनिट्स यहाँ पर बनने वाली है। इसी तरह से कलपक्कम को देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, तो यहाँ पर भी काफी बड़ा प्लांट निर्माणाधीन है अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसी नई साइट्स हैं जहां पर इस पर काम चल रहा है, और जो चल रही है वो 7 साइट्स है। इस तरह से अगर हम टोटल इस पूरे सिनारियो पर नजर डालें तो भारत के अंदर 7 पावर प्लांट हैं जिसमें 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं, और ये सारे मिलकर
6,780 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जैसा कि भारत सरकार के आंकड़े हैं 2021 दिसंबर में। और ये जो पूरी एनर्जी है 6,780 मेगावाट, ये भारत की कुल ऊर्जा का 3.2% 2% हिस्सा कवर करती है। अब ये काफी कम है अभी, तो भारत सरकार ने एक उद्देश्य रखा है कि 2031 तक 22,800 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा की जाए भारत से, जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित हो। और ये सारे जो नए नए प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जो प्रस्तावित है, ये इसी बात का प्रयास है कि हम ये लक्ष्य हासिल कर लें। अब वर्तमान में भारत के अंदर जितने यूरेनियम की आवश्यकता है, नीड है, हम उतना खनन उत्पादन नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, कनाडा, इन सब देशों से यूरेनियम मंगाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये ध्यान रखना कि ये सारे देश हमें यूरेनियम देते हैं, लेकिन केवल इस शर्त पे कि उस यूरेनियम का इस्तेमाल हम केवल शांति के कार्यों के लिए करें, कहीं बम वगैरह बनाने के लिए ना करें, या ऐसी कोई चीजें बनाने के लिए ना करें। उस शर्त पर हमें ये यूरेनियम मिलता है और हम ये सारी बिजली उससे पैदा करते हैं। ये इस तरह के सारे प्लांट होते हैं, उनका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। हर प्लांट अलग तरह का होता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा हम अनुमान लगाएं कि इस तरह के प्लांट्स होते हैं। चलिए, अब हम इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयुक्त दो प्रमुख ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है? विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन किस देश से होता है? जादूगुड़ा यूरेनियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? थोरियम किस खनिज अयस्क से प्राप्त किया जाता है? भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम बताइए। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जेतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में प्रस्तावित है? तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो लास्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, आप उनके आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए और इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। हम अगले वीडियो में फिर बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।